हेलो गाइज, मैं श्याम कुमार। मेरा स्टडी वाईफाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइज कल के क्लास में मैं आप लोगों को इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया, 5 नंबरिया, 3 नंबरिया सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 1848 की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद, मेजनी कौन था, जर्मनी का एकीकरण की बाधाएं क्या थी, 1830 जुलाई की क्रांति क्या थी, 1830 की क्रांति का क्या वर्णन था। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोग नोट्स तैयार करके और याद कर लिए होंगे। उसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। उससे बाहर क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद फर्स्ट चैप्टर से नहीं आएगा। अब मैं दोस्तों उसी का स्मरणीय तथ्य यानी याद करने योग्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन इसे स्मरणीय तथ्य कहा जाता है, याद करने योग्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्टर रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता थी। क्या थी कि फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्टर रेनन जो था उसके अनुसार क्या था, फ्रांसीसी दार्शनिक जो अंस्टर रेनन था उसके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता थी। एकता मतलब क्या होता है? सम्मत एकता, बल। एकता में क्या होता है? बल होता है। उसमें क्या था? इसके अनुसार राष्ट्रवाद की बड़ी और व्यापक मतलब बहुत बड़ी उसमें एकता थी। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुई थी। उन्नत मतलब क्या होता है? उन्नत मतलब उन्नति किया, उन्नति करके तब वह क्या हुआ था? प्रकट हुआ था। क्या 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद क्या प्रकट हुआ था? राष्ट्रवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिनमें यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। कि 19वीं सदी जो थी उसमें उसके दौरान जो राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, मतलब कि ताकत बनकर शुरू हुआ, उभरा, जो भी कहिए उभरा, जिनमें यूरोप में क्या था? राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया था। क्या किया था? राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया था। 18वीं शताब्दी में निरंकुश राजशाही का शासन था। 18वीं जो शताब्दी था उसमें किसका शासन था? निरंकुश राजशाही का शासन था। किसका शासन था? निरंकुश राजशाही का। 18वीं शताब्दी में जर्मन क्या था? छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। जर्मन क्या था? छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लिखाए थे कि जर्मन क्या था? 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। तो यहाँ क्या कहता है कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी क्या था? छोटे छोटे यानी बहुत छोटा छोटा मध्यम राज्यों में बंटा हुआ था। राष्ट्र का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से फ्रांसीसी प्रारंभ क्या हुआ था? प्रारंभ हो चुका था। राष्ट्र का जो बीजारोपण था यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से, यानी पूर्ण जागरण मतलब पुनः जागृत करके क्या हुआ था? वहाँ काल से प्रारंभ हो चुका था। कब से? राष्ट्र का बीजारोपण यूरोप के पूर्ण जागरण के काल से। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज क्रांति में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस की राज क्रांति में हुआ था। क्या हुआ था फ्रांस की राज क्रांति में? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो था उसका विकास मुख्यतः फ्रांस की राज क्रांति में हुआ था। ये सबको याद करना है दोस्तों। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को
बुजुर्वा वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? फ्रांस में जो मध्यम वर्ग यानी छोटा वर्ग जो लोग थे उसको क्या कहते थे? बुजुर्वा कहते थे, बुजुर्वा। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी, यानी 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह मध्यम वर्ग मानी छोटा वर्ग की क्रांति थी। किस क्रांति थी? छोटा वर्ग की क्रांति थी। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। फ्रांस में जो स्टेट जनरल नामक संस्था थी, कोई संस्था था जिसका नाम था क्या? फ्रांस में कोई संस्था था जिसका नाम था क्या? स्टेट जनरल। उसको बदल के क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप में हुआ था। तथा 1804 ईस्वी में वह फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया था। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1769 ईस्वी। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, और आप लोगों को मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव बना के याद कर सकते हैं। यह भी तो ऑब्जेक्टिव हुआ, लेकिन इसको याद कर लेना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कोर्सिका द्वीप पढ़े होंगे आप लोग, कोर्सिका झिल्ली, वही कोर्सिका द्वीप है ये। तथा 1804 ईस्वी में वह फ्रांस की क्या की थी? राजगद्दी पर बैठ गया था। फ्रांस का राजगद्दी पर वह बैठ गया। 1834 ईस्वी में परसा में एक सूतक संघ जौलवे राइन की स्थापना की गई थी। सूतक संघ जौलवे राइन जो था वहाँ क्या किया गया था? 1834 में सूतक संघ जौलवे राइन की स्थापना की गई थी। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व वयोवृद्ध नेता लाफेत कर रहा था। क्या था? लाफियत कर रहा था। वहाँ का जो नेता था वह क्या कर रहा था? वयोवृद्ध नेता वह लाफियत मतलब लाफियत कर रहा था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व एक विशाल भोज का आयोजन किया था। सुधारवादियों जो था वहाँ आप लोगों को मैं पढ़ाया था कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में क्या किया था? विशाल भोज का आयोजन किया था, जिसमें हम आप लोगों को समझाए थे। याद होगा, अगर क्वेश्चन जरूर देखिए, पढ़िए, याद होगा आप लोगों को। याद नहीं अगर याद किए तो उसको जरूर याद कीजिए कि जब यह सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व विशाल भोज का आयोजन किया था, तो वहाँ का राजा क्या किया था? उस पर रोक लगा दिया था। कहाँ का राजा? पेरिस का राजा, जहाँ थियर्स पेरिस का राजा जहाँ विशाल भोज का आयोजन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। 1848 ईस्वी क्रांति के बाद लुई नेपोलियन कहाँ का सम्राट बना था? फ्रांस का। इटली एवं गुप्त दल कार्बनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। इटली एवं गुप्त दल कार्बनरी नारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। मेजनी जो था वह क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। दोस्तों आप लोगों को इसलिए मैं बाद में यह स्मरणीय तथ्य पढ़ा रहा हूँ, पहले सब्जेक्टिव पढ़ा दिया, उसमें क्वेश्चन आया था कि मेजनी कौन थी? एक गणतांत्रिक विचारों का सार्थक और योग्य सेनापति था मेजनी। और उसमें क्या था? आर्थिक गुण अधिक थे लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे मेजनी में। लोगों को याद होगा अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो। यंग इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। क्या किया था? यंग इटली का जो समस्या था उसमें काउंट काबूर ने क्या किया था? अपनी कूटनीति के बल पर, यानी वह अपने कूटनीति चाल चल के अपने बल पर वह क्या किया? संपूर्ण यूरोप की समस्या को बना दिया। वह संपूर्ण यूरोप में क्या किया? समस्या को शुरू कर दिया।
तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोग इसको नोट्स बना के और याद जरूर ही कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में 100% पूछेगा, इसका फोकस 100% एग्जाम में रहेगा। स्मरणीय तथ्य से क्वेश्चन रहता है, उससे बाहर नहीं रहेगा। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। गैरीबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पैसे से नाविक था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर राइन राजसंध का निर्माण किया था। नेपोलियन जो था उसने क्या किया था? 1806 ईस्वी में, कब? 1806 ईस्वी में जर्मनी प्रदेशों को जीतकर राइन राजसंध की स्थापना निर्माण किया था। क्या किया था? वह राइन राजसंध की स्थापना किया था। निर्माण करना, स्थापना करना, बात एक ही हुआ। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति क्या किया था? मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। और फ्रांसीसी क्रांति कब से शुरू हुई थी? 1815 से 1848 ईस्वी तक चली। क्या चली थी 1815 से 1848 तक? फ्रांसीसी क्रांति। और 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कौन अंत कर दिया था? मेटरनिक युग क्या किया? अंत कर दिया। विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कौन था? पर्सा जो राज थी उसका क्या था? शासक था। पर्सा राज्य का क्या था? वो विलियम प्रथम शासक था, जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। जिसने बिस्मार्क को क्या किया था? अपना चांसलर नियुक्त किया था। कौन? किसने किया था? पूछ लेगा कि जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था, किसने? विलियम प्रथम ने। कौन किया था? विलियम ने। जिसने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। और विलियम प्रथम ने पर्सा का शासक क्या किया था? प्रथम पर्सा का शासक था। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। कौन किया था? रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने। एस्टेरिया एवं पर्सा के बीच 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? सेडोवा का युद्ध हुआ था। आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि सेडोवा का युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? क्या बोलिएगा? 1866 में। और किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध जो 1866 में हुआ था। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल रहे हैं। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल रहे हैं कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में एक हुआ। और एस्टेरिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वह किस ईस्वी में हुआ था? 1866 में। 2 क्वेश्चन। और 1866 में जो सेडोवा का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछेगा। एस्टेरिया एवं पर्सा के बीच हुआ था। 1870 ईस्वी में पर्सा और फ्रांस के बीच सेडान की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी 1870 ईस्वी में? पर्सा और फ्रांस के बीच सेडान की लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी? सेडान की लड़ाई हुई थी। यूनान तुर्की समाज का अधीन था। यूनान क्या था? तुर्की जो समाज था उसका यूनान क्या था? अधीन था। ऐसे आदमी बोलता है वह मेरे अधीन है। कोई किसी का अधीन रहता है, किसी पर आश्रित रहता है, उसको क्या कहते हैं? अधीन होना। तो यूनान क्या था? तुर्की समाज का अधीन था। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों को स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था। यूनानियों का जो स्वतंत्रता था उसके लिए वो क्या किया था? यूनानी में शहीद हो गया था। जैसे अभी ये लॉकडाउन में अपने देश का 22 जवान को, वहाँ का भी जवान, चीन का भी जवान बहुत ज़्यादा मारा गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? चीन में अपने देश का 22 जवान को मार दिया गया, जिसमें क्या बिहार का भी कई जवान शामिल थे। तो इसलिए वो क्या किया? वहाँ के लड़ाई, वहाँ की स्वतंत्रता के लिए, क्या अपनी स्वतंत्रता, देश की नागरिकता के लिए उसने क्या किया? वहीं शहीद हो गया। तो इस ऐसे ही इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए, वह कहाँ का था?
यूनान का, वो अपने देश के लिए नहीं, वह यूनान के लिए था, लेकिन उसका इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान था ये यूरोप में राष्ट्रवाद में, तो वह इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड का महान कवि, वह कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। कौन? महान कवि, उसका नाम क्या था? वायरन, लॉर्ड वायरन। उसने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए क्या किया था? यूनान में ही शहीद हो गया था स्वतंत्रता के लिए। सन 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? कि सन 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? मेटरनिख ने क्या किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, किसका? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। कब? 1815 ईस्वी में। चांसलर एक्स ने पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया था। चांसलर जो था वह क्या किया था? चार्ल्स एक्स जो था वह क्या किया था? पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया था। 1830 ईस्वी के क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे? चांसलर एक्स था। चांसलर एक्स था। 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का शासक। फ्रांस की जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थापना पर फ्रांस की जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर कौन था? आर्य वंश को गद्दी सौंपी गई थी। किसको गद्दी सौंपी गई थी? 1830 ईस्वी की जो क्रांति थी उसके परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थापना पर आर्लियंस वंश था वह कोई, तो उसमें क्या की गई थी? उसकी गद्दी उसी को सौंपा गया था। किसका गद्दी सौंपा गया था? 1830 ईस्वी में के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश की स्थापना पर आर्यंस को गद्दी सौंपी गई थी। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट्स ज़रूर बनाइए, याद ज़रूर कीजिए, और एग्ज़ाम में 100% पूछेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको याद ज़रूर कीजिए, बिना याद किए कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा, इसलिए दोस्तों अब मैं आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आता है नहीं आता है। आप लोग को टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पे PDF डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ज़रूर पढ़ें। फेसबुक पे भी डाला गया है, उससे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोगों को अगर कोई भी तरह की दिक्कत हो तो हमारा ये नंबर है 9097760126, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए, और इससे व्हाट्सएप से भी आप हमसे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों को मैं दोस्तों हर चीज़ बताऊंगा, हर वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। दोस्तों मैं एग्ज़ाम के फोकस से ही पढ़ा रहा हूँ, और 100% आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछेगा। और दोस्तों अब तो एग्ज़ाम में और सब्जेक्टिव में पढ़ा था, लेकिन अब तो देखते हैं कि 15 नंबर का सब्जेक्टिव, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैं वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ाया हूं, और ऑब्जेक्टिव भी अब इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। पहले दोस्तों हम स्मरणीय तथ्य इसलिए पढ़ा दिए कि ये अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों अब मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो ओके, थैंक्स।